Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. आप लोगों ने करंट न्यूज देखी होंगी, इंडिया स्ट्रेस्ड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या जो ये टर्म है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो क्यों ये न्यूज में रहती है, क्या इसका बैकग्राउंड है, तो वो सभी कंसेप्ट्स एंड रिलेटेड थिंग्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है फॉर फ्री। इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलेटरी एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस, करंट अफेयर, रेगुलेटरी बॉडीज की वेबसाइट्स की कवरेज चाहिए होती है, और वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ऐप के ऊपर। कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है विच इज फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लीजिए, वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगी। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहता है फॉर बैंक महापेक प्लस, क्योंकि इसी एक कोर्स में मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है, तो क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी। एंड अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो कोड यूज कर सकते हो Y581 विद द कॉइंस फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्ट्रेस्ड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो चलो दोस्तों, ये न्यूज मैंने क्यों चूज की, क्योंकि मैं आरबीआई वेबसाइट से गो थ्रू कर रहा था और वहां पे मुझे सीएनबीसी की एक न्यूज, मतलब सीएनबीसी ने ग्लोबल लीडर समिट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे उन्होंने एक न्यूज हेडिंग दी थी विच इज इंडिया ट्रस्ट विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और इसके अंदर आरबीआई गवर्नर साहब ने जो ग्लोबल फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उसके बारे में जिक्र किया हुआ है, और इंडिया ने और खासकर आरबीआई ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हुए हैं उसके बारे में जिक्र किया, और करंट जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो ये न्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे हेडिंग देखेंगे, लेसन्स फ्रॉम द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या लेना देना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 20th सेंचुरी का अगर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस के बारे में हम बात करें तो वो रहा है हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जिसने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। उससे पहले अगर हम कोई रिसेशन के बारे में बात करेंगे तो वो था द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो जो 2008 का क्राइसिस था, इससे इंडिया ने काफी कुछ सीखा। एक्चुअली ये क्राइसिस जो था वो यूएसए में हुआ था, आपने लेमन ब्रदर का एग्जांपल सुना होगा, बट वो एक लौता इंस्टीट्यूशन नहीं था, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट। किसी और सेशन में मैं उसको कवर करूंगा, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट रखते हैं कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडिया पे इंपैक्ट क्या था। तो दोस्तों, अगर हम जाने तो बहुत सारे जो उस समय के इकोनॉमिस्ट थे, दे वर फॉलोइंग डीकपलिंग थ्योरी। डीकपलिंग थ्योरी ये कहती थी कि जो इमर्जिंग मार्केट्स थे उन पे जो हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो इंपैक्ट था वो नहीं आना था, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना भी था। बट इंडिया पे उसका एक बहुत सीवियर इंपैक्ट आया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हमारे मार्केट इंटीग्रेशन बने, बढ़े, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के ऊपर भी हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इंपैक्ट देखा। अब वो जो इंपैक्ट आया उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा था वो मतलब वो इकोनॉमी से ड्रेन आउट होने लगा। इंडिया की जो ग्रोथ थी वो डाउन जाने लगी, और इसको स्टिमुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने यहां पे स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया। इवन आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस दे फॉलोड दी इजी मनी पॉलिसी। अब उससे क्या हुआ, आपकी ग्रोथ तो कहीं ना कहीं बिकॉज क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर्स थे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, बट हमने काफी सारे फाइनेंशियल पैरामीटर से यहां पे कॉम्प्रोमाइज किया। फॉर एग्जांपल, हमारी जब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें 3 से 4 साल के अंदर हमारी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गई, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो वहां पे जो है हमारे लिए एक मेजर लर्निंग जो इस 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इंडियन इकोनॉमिस्ट को सिखाई, वो ये थी कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर नहीं, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग यहां पे एक कमेटी भी बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी के अंदर, रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, और उसने एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के बारे में भी बात की, विच वॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 में बना था दोस्तों। ये एक तरह से एक टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग काम करता है। इसके जो चेयरमैन है वो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और इसमें डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के, ठीक है। तो इस पूरी एंटिटी का काम क्या है, इस पूरे इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, इस पूरे इंस्टीट्यूशन का काम है पूरी की पूरी इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंटर रेगुलेटरी कॉपरेशन के रिगार्डिंग काम करना, ठीक है। अब
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसका हम इतना ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस सिचुएशन को इकोनॉमी में बोला जाता है जहां पे हमारे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सर्टेन इंडिकेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे आ जाती है इन्फ्लेशन, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। एंड इसके अगर अलावा अगर हम और बात करें तो बैंकिंग का जो हमारी क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ है, मतलब बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स, बैंकिंग इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी मेजर फाइनेंशियल पैरामीटर्स। देन अगर हम करंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देखें, देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है कि आपके जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, इवन यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर जो फाइनेंशियल हमारे मेजर जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और इफ दे आर वेल विद इन द कंट्रोल तो वी कैन से कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फाइनेंशियली स्टेबल है। तो अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो क्या हमारे जो मेजर इंडिकेटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इन्फ्लेशन की साइड देखें दोस्तों, तो जो हमारा अक्टूबर मंथ का डाटा है, सितंबर मंथ का डाटा है, वो थोड़ा सा अलार्मिंग है, ठीक है, ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन है दैट हैज क्रॉस्ड द आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग विच इज 6%। तो 6.21 यहां पे आपकी इन्फ्लेशन है, तो थोड़ा सा टेंशन का मामला तो बनता है। जीडीपी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ दी वी कैन से जितने भी हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कहीं ना कहीं स्मूथ एंड आउट ही रखी है। 7% के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी ग्रोथ रहेगी, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग दे हैव रेज्ड द आईब्रो। सभी इंस्टीट्यूशंस ने मेजरली यहां पे इंडिया की ग्रोथ को थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है, मतलब 7% से कम रहने वाली है। और इवन जो हमारे करंट Q2 के जो रिजल्ट्स रहे हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं रहे हैं। इस साल का अगर हम फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड 4.8% का हमारा यहाँ पे 4.9 जो है वो यहाँ पे हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहेंगे। अब इससे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेने चाहूंगा कि जब हमारे पास जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था तो उसको एड्रेस करने के लिए जब गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किए, देन मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशन आया, तो उसकी वजह से जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था दैट ऑलमोस्ट टच दी 6% मार्क, यानी कि हमने फिस्कल कंसोलिडेशन पे कॉम्प्रोमाइज किया अगेंस्ट ग्रोथ। तो ये हमारी लर्निंग थी कि हमें इंडिविजुअल पैरामीटर्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, हमें फाइनेंशियल ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, एंड दैट वुड बी अ गुड सिनेरियो। तो इवन अगर हम बात करें इस बार हमारे जो टारगेट है वो 4.9 का है, थोड़ा सा हमारे एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि दे आर ट्राइंग टू कवर इट अप, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा तो इट हैज कम डाउन अ लॉट, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें कि वी आर डूइंग गुड ऑन द फिस्कल डेफिसिट पार्ट ऑल्सो, बट अभी भी ये थोड़ा सा ज्यादा है। देन ट्रेड या करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में बात करें तो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इंबैलेंस है दैट इज अराउंड 1.1% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको हमें कंट्रोल में रखना होगा या इसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज हमारा जो रुपी है दैट इज अगेन एट इट्स लोएस्ट 84 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो हमारा रुपी है दैट इज समवेयर अराउंड 84.41 और 39, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये भी एक थोड़ा सा, वैसे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बट स्टिल हमें इस पे वर्क करने की जरूरत है। इवन बैंक इंटरेस्ट रेट, अब जो हमारा एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है जिसपे सबकी नजर बनी हुई है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो इंटरेस्ट रेट है। तो जो इंटरेस्ट रेट है हमारा, देखो दोस्तों, रेपो रेट वो ऑलमोस्ट बहुत लंबे समय से 6.5 पे ही अटका हुआ है, एंड इन्वेस्टर्स खासकर फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है आरबीआई से कि प्लीज कट डाउन द रेट कट डाउन करने की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ओवर जो ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स हैं नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स रेट कट, थोड़ा सा इकोनॉमी को, ग्रोथ को यहां पे प्रमोट करने के रिगार्डिंग वो काम करना है। तो फेड रेट हमने कट देखा। अब आरबीआई के मन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है वो आउट है, ठीक है, और हमें जो ग्रोथ है वो भी यहां पे प्रमोट करनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसके अगर हम एक्चुअल रीजन देखें तो दैट इज मोर लाइक वहां पे फूड इन्फ्लेशन का रोल बहुत ज्यादा है। तो देयर हैज बीन सजेशन, इवन जो हमारे गवर्नमेंट के जो कुछ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी बोला है कि हमें जो फूड इन्फ्लेशन को हमने जो वेटेज दी हुई है उसे हमें थोड़ा सा कट डाउन करना चाहिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर, ताकि जो ग्रोथ है वो हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर सके।
तो दोस्तों इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो देखने वाली रहेगी कि आरबीआई रेट कट करता है कि नहीं करता। अगर आरबीआई रेट कट नहीं करता और दिवाली के बाद, मतलब अब दिवाली हो चुकी है, तो अब हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं अगर वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं होते तो फाइनेंशियल मार्केट्स में फर्दर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जो हमारे करंट गवर्नर हैं उनका टेन्योर भी यहां पे जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है क्या वो उनका लास्ट रहेगा या क्या, वो देखने वाली बात रहेगी। So दोस्तों, this was all about this session. I hope you have understood the concepts that India's efforts related to financial stability and financial stability का जो concept था वो कैसे हमारे we can say background क्या थी उसके regarding, क्या institutional aspects हैं उसके regarding, वो हमने यहाँ पे जाना। तो वीडियो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। हैव फन।